जनरल साहब, जो पाकिस्तान ने बिल्कुल ही चंद घंटों में भारत को हजीमत का सामना करने पे मजबूर किया है, ये जो कशीदगी रही है 3.5 दिन, और पाकिस्तान ने चंद ही घंटों में जवाब दे दिया इसका भारत को। आपको क्या लगता है कि अब किस किस्म की कौन सी नई फॉर्म ऑफ वॉर जो है वो भारत पाकिस्तान पे अनलीश कर सकता है? माजी में हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है। अब कौन सी ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश में भारत? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में ग्रुप ऑफ फाइव का जिक्र किया। जी। अमंग ग्रुप ऑफ फाइव, जी। ये एक ट्राइड ऑफ टेररिस्ट है, जो कि एट द टॉप है। मोदी है, उसके बाद अजीत डोवल है, उसके बाद अमित शाह है, और साथ ही उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। सही। ये लोग सियासी मफाद के लिए आग से खेल रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इस आग में ये खुद जलने वाले हैं। ये इस बात से सख्त परेशान है कि उनकी एग्रेशन की वजह से पाकिस्तान मुत्तहिद हो गया, और तमाम पाकिस्तानी हुकूमत और फौज पाकिस्तान के पीछे सीसा पिलाई दीवार बन गए हैं। कश्मीर का मसला खूब उजागर हुआ है, जी। और सो मच सो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने कम से कम 9 मरतबा उसका जिक्र किया है इन द लास्ट 10 days और सो। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को वो नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन वो और मजबूत हो गई। पाकिस्तान के अफवाज की जो साख है वो सारी दुनिया में बढ़ गई है, जबकि इंडियन अफवाज की जो साख है वो बिल्कुल जीरो हो गई है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, इसकी वजह से अभी उन्होंने दोबारा जो है वो टेररिज्म की तरफ जो है उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और जिस तरह आप कहा कि जो कुछ वो कर रहे हैं, वो इस वक्त सख्त परेशान है, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। इस तरह के ये जो काम है, मैं आपको बताऊं कि हमें क्या करना चाहिए। एक तो ये है कि जितने भी डोजियर्स हमने अभी तक प्रोक्योर किए हैं, कुछ हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रोवाइड किए हैं। ठीक है। आज भी DGISPR ने कुछ डोजियर्स का जिक्र किया है। उन सबको कंसोलिडेट करके एक तो हमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पास जो है सबमिट करना चाहिए, ताकि एक तो ये कि इंडिया की जो मेंबरशिप है FATF की, उसको खत्म किया जाए और उसको ठीक। ब्लैक लिस्ट किया जाए। इसलिए कि हमारे पास जो है सबूत है कि इंडिया टेररिस्ट को फाइनेंस कर रहा है, और वो हुंडी और हवाले के जरिए से वो फाइनेंस कर रहा है। और साथ साथ हमारे पास ऐसे प्रूफ है जिनका हमारे पास जो है वो एक जिसको कहते हैं ना कि ऑडिटेबल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ट्रू। तो एक ये करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 4 बड़े बड़े ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जो कि काउंटर टेररिज्म के मुताबिक हैं, जिसके ऊपर अमल करना लाजिम बनता है पूरी दुनिया को। सही। एक जो है 2001 में पास हुई है, फिर 2003 में हुई है, फिर 2014 और 16 में। इसमें जो है अब तो एक तो ये है ना कि वो हम पे ये इल्जाम लगा रहा है कि हम खुदा न खास्ता इंडिया में दहशत गर्दी कर रहे हैं। एक्चुअली जो फ्लैग ऑपरेशन वो कर रहा है, वो खुद अपने लोगों के खिलाफ दहशत गर्दी कर रहा है। बिल्कुल सही। हमें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये चीजें ले जानी चाहिए। और एक और चीज मैं अर्ज जी। करूंगा जी। कि देखें, हमें अभी इंडिया को ये जो ट्रायड ऑफ 3 है, इनको प्रोबेशन पे रखना चाहिए, कि अगर इस तरह के वाकयात होते रहें तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा नहीं होगा। सिवाय इसके कि इनके जो मास्टरमाइंड्स हैं, जो इंडिया में बैठे हैं या अफगानिस्तान में बैठे हैं या दुनिया में कहीं पे भी बैठे हैं, हम जाएं और उनको न्यूट्रलाइज करें। ठीक। नेशनल एक्शन प्लान्स को हमें दोबारा देखना पड़ेगा, उसको मजीद बेहतर करने पड़ेगा। प्रोविंशियल नेशनल एक्शन एक्शन प्लान प्लान को आप कहते हैं कि देखना पड़ेगा। यू जस्ट मेंशन्ड सिक्योरिटी काउंसिल एंड FATF, एंड वी हैव सीन इन द पास्ट के
India has been leveraging these international platforms against Pakistan as tools of economic warfare against Pakistan. मुझे जनरल साहब ये बताइए कि obviously जो पाकिस्तान एयर फोर्स ने कमाल कर दिखाया है, and obviously again चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जिसको दुनिया अंडरमाइन किया करती थी, उसने अपना नाम जो है बनाया है, उसके लिए एक रियल एक टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पे ये चीज़ साबित हुई है. सो जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है इस रीजन का, साउथ एशिया का, वो हमें बिल्कुल कम्प्लीटली एक चेंज्ड नज़र आता है. जो कन्वेंशनल वॉरफेयर था वो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली ख़त्म करके रख दिया है. अब वो मिलिट्री बैलेंस की बात होती थी, वो भी एक मिथ जो है वो ख़त्म करके रख दी है. आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान का डेटरेंस है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, या इफ़ आई मे से कि वो रीस्टैब्लिश हुआ है, उससे कितना फ़र्क इस वक्त पड़ेगा? देखिए, पहले थिंकिंग ये थी कि चूंकि इंडिया की हमारे पास नंबर्स की सुपेरियरिटी है, यानी लैंड फोर्सेस में जो है वो हमसे 3 गुना बड़ा है, एयरफोर्स में 5 गुना और नेवी में 7 गुना बड़ा है. उनका जो बजट है वो हमसे तकरीबन 11 गुना ज़्यादा है. हमारा बजट $8 बिलियन है, उनका $98 बिलियन है. उसके बावजूद हमने कन्वेंशनल डिटरेंस को रीस्टैब्लिश किया. और ये मेरे ख्याल में ना दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी, ना इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था. उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कन्वेंशनली जो है वो शायद हमारे ऊपर जो है हमें शिकस्त दे दें. तो ये भी इनकी बड़ी एक शर्मिंदगी उनको हो रही है. इसलिए अभी वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट टेररिज्म के ऊपर उतर आए हैं. और तो अपने जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स है या न्यूक्लियर वेपन्स है, हमने तो उनकी बात ही नहीं की. वो तो बिल्कुल कायम है, और वो ना सिर्फ इंडो पाक जो है सब कॉन्टिनेंट में कायम है, बल्कि पूरी दुनिया में कायम है. और हमारे तमाम दुश्मन इससे अच्छी तरह वाकिफ है. और जो मैसेजेस हमारी फतह से सारी दुनिया को गए हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कैलकुलस है वो एक और लेवल के ऊपर चला गया है. ऑब्वियसली इंडिया ने जैसे वो अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, एक नई डॉक्ट्राइन का जो आगाज़ आपको कोल्ड स्टार्ट की सूरत में, आपको लगता है कि अब उसके अंदर भी आपको कोई शिफ्ट नज़र आएगा? माजी में ऑब्वियसली हमने इकोनॉमिक कोएर्जन की बात की है, वो इंडिया करता रहा है, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर, तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्ट्रिनल शिफ्ट यू सी नाउ? देखिए, वो जो मर्जी जिस किस्म का भी वो स्टार्ट करें, कोल्ड है, वार्म है, हॉम है, हॉट है, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और इंडिया शुड हैव नो डाउट अबाउट दैट. एक चीज अभी उन्होंने शुरू की है, और वो ये है कि वो अपनी नेवी को, जो राफेल का जो सी वर्जन है, उसके ऊपर अभी ये कंसंट्रेट कर रहे हैं. और उन्होंने अभी पिछले महीने ही उन्होंने कोई तकरीबन $8 बिलियन का फ्रांस के साथ एक और मुआहदा किया है. क्योंकि आपको पता है कि इस स्टैंड ऑफ में उनके जो कैरियर एयरक्राफ्ट थे, कैरियर जरूरत नहीं हुई कि अपने हार्बर से निकल के पाकिस्तान की तरफ से आए. तो वो एक हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है. लेकिन मैं कि जिस तरह हमने राफेल को ग्राउंड रोल में उसको हमने डिफीट किया, इसी तरह एट सी ऑल्सो विल बी एबल टू इंशाल्लाह डिफीट देम. और जो हमारी कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है वो कायम रहेगी और पाकिस्तान को डिफेंड करती रहेगी. बिल्कुल सही, इंशाल्लाह. आपने अभी प्रोग्राम के आगाज़ में ही चाइना का जिक्र किया था कि ऑब्वियसली पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो इसके बाद मज़ीद बेहतर हुए, और इनफैक्ट जो मगरबी जरीदे लिख भी रहे हैं इस हवाले से, और वो वाले जरीदे जो फाइव आइज़ कंट्रीज़ के हैं, जो फाइव आइज़ इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, वो भी परेशान नज़र आते हैं कि भारत ने जो चीनी जहाज़ हैं या चीनी मिसाइल्स यूज़ हुए हैं उनको तो अंडर एस्टिमेट किया ही किया, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी उसको भी अंडरमाइन किया, उसको भी अंडर एस्टिमेट किया, और वहाँ से भी काफ़ी नुकसान उठाया. अब पोस्ट वॉर आपको क्या नज़र आता है कि पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो किस तरीके से मज़ीद अपने जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर कर सकते हैं विज़ावी डिफेंस कोऑपरेशन? देखिए, मेरे ख्याल में सारी दुनिया को ये रियलाइज करना चाहिए कि ठीक है, हमारे पास जो चाइनीज वेयर विदॉल है हमने इस्तेमाल किया, और उसको बैटल के अंदर इस्तेमाल किया और बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल किया.
وہ اچھے ویپن سسٹم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایز دے سے اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن ٹرو. ہو میٹرس. تو اس میں جو ہمارے ٹرائی سروس لیول کے اوپر پرٹیکولرلی لینڈ فورسز، ہماری جو میزائل فورسز ہیں، ساتھ ساتھ جو ایئر فورس ہے، ان کی جو ٹریننگ ہے، ان کی جو موٹیویشن ہے، اور ان کا جو ول ہے ٹو ڈیفینڈ پاکستان، I think that is equally important, if not more. That is what they need to see. اور آپ دیکھیں پاکستان کے پاس تو پہلے یو ایس ویپن سسٹم تھے، ہمارے اپنے بنے بھی ہیں، اور سب کے سب ہم نے اسی طرح کمپیٹنس سے استعمال کیے ہیں. تو یہ کمبینیشن ہے آف ویپن سسٹم which are used by armed forces of Pakistan, and the result is in front of you. جو obviously جو پائلٹس ہیں ان کی جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہے، وہ صلاحیت جو ہے، ان کی سکلز ہیں، وہ بھی بہت میٹر کرتی ہیں. وہ جس طرح اس کیس میں کہتے ہیں، ڈاگ فائٹ میں کہتے ہیں کہ اونلی 7 seconds کاؤنٹ، 7 seconds کا آپ کے پاس ٹائم ہے، 8واں سیکنڈ ہو گیا تو پھر آپ گئے. اینڈ obviously we have seen کہ وہ کیا مہارت تھی جو ہمارے پائلٹس نے دکھائی ہے. لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ obviously جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ وارفیئر ٹیکٹکس ہیں جو انڈیا یوز کر رہا ہے پاکستان میں، کس طریقے سے بلوچستان میں انریسٹ کریٹ کرنا ہے، خیبر پختونخوا میں ٹارگٹ کلنگز بھی ہم نے دیکھی ہیں جن کے پیچھے بھارت کا ہاتھ رہا ہے. پاکستان جو انٹرنل ونریبلٹیز ہیں جن کو جہاں بھی ایکسپلوئٹ کرتا ہے، اجے دوال کا ہم نے ابھی کلپ بھی چلایا تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ جی مرسنریز ہیں، ان کو پیسے جتنے ملتے ہیں اس سے زیادہ دے دو، ڈبل کر دو، ٹرپل کر دو، یہ تمام وہ کام کریں گے. ان چیزوں کو ہم کس طریقے سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ وہ تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر پیسے کی خاطر دہشت گردوں کو ہائر کر رہے ہیں، مرسنریز کو ہائر کر رہے ہیں، اور یہ ان کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس کے متعلق زیادہ بنانے کی ضرورت ہے. اچھا، خصوصاً بلوچستان اور کے پی میں جو کہ فرنٹ لائن اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ جو پروونشل ایکشن پلانز ہیں ان کو مزید بہتر کرنا پڑے گا. ان کو ایسے ویپنز، اکوپمنٹ، انٹیلیجنس کی جو ہماری کیپیبلٹی ہے وہ بڑھانی ہوگی تاکہ وہ ان کو روک سکیں. اور اس کے بعد جو ہے ایٹ آر اون لیول، اگر ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے میں انٹرنلی یعنی پاکستان کے سسٹ فرنٹیئر ہم تو اپنی کیپیبلٹی کو بڑھائیں گے، اور ایونچولی اگر ٹرانس بارڈر جب تک ہم ٹرانس بارڈر ان کے جو سیف ہیونز ہیں ان کو ختم نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور ایز اے لاسٹ ریزورٹ میرے خیال میں the government of Pakistan and the armed forces will have to resort to this، جس کے لیے انڈین گورنمنٹ will be responsible. اور اس کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ہے، they will also be responsible because ہم اس کو اپنے دفاع میں کریں گے. یونائٹڈ نیشن چارٹر آرٹیکل 52 کے تحت ہمیں حق حاصل ہے کہ دہشت گرد جہاں بھی ہو ہم ان کے پیچھے جائیں اور ان کا قلعہ کبا کریں.